नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, फिट और फाइन होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डायरिया किस प्रकार से डायरिया हो जाती है पेशेंट को, या फिर किस प्रकार से उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए, या फिर क्या कॉज होते हैं, उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, या हमें क्या प्रिकॉशंस अपनाने चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और कमेंट कीजिए हमारी वीडियो पर, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें इस वीडियो में क्या-क्या देखना होगा। तो दोस्तों जैसे कि डायरिया में हमें सबसे पहले देखना होगा कि क्या कॉज होते हैं डायरिया के, क्या सिम्टम्स होते हैं। उसके बाद में हमें देखना होगा ट्रीटमेंट किस प्रकार से होता है, ठीक है। दोस्तों इसमें ट्रीटमेंट तो देखना ही होगा हमको, बाकी इसमें हॉस्पिटल में क्या ट्रीटमेंट होता है उसके बारे में भी थोड़ी-थोड़ी गाइडलाइंस हम देने वाले हैं, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद में हमें प्रिकॉशंस देखना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कॉज के बारे में। कॉज में हमको ये पता होना चाहिए कि किस प्रकार से हमें मतलब किस कारण से हमें बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से हो रहा है, या फिर हमें डायरिया या पैरासाइट्स के इन्फेक्शन से हो रहा है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये सारी जानकारियाँ हमें होनी चाहिए। बाकी कभी-कभी पेशेंट ऐसा गंदा पानी पी ले या फिर रखा हुआ पानी पी ले तब भी हो सकता है दोस्तों, या फिर कोई दवाई के साइड इफ़ेक्ट से भी हो सकता है, या फिर कोई ख़ास तौर पर एंटीबायोटिक्स आती हैं, एंटीबायोटिक्स से भी किसी-किसी पेशेंट को हो जाता है दोस्तों। एंटीबायोटिक्स कुछ होती हैं जो पेशेंट को मतलब सूट नहीं करती हैं, तो इस वजह से भी कभी-कभी हो जाता है दोस्तों। और कभी-कभी ऐज़ फूड पॉइज़निंग से भी हो जाता है कि रखा हुआ खाना खा ले, कोई भी पेशेंट है और रखा हुआ खाना खा ले तब भी ये हो जाता है, या फिर कभी-कभी फूड एलर्जी हो जाती है तो उस वजह से भी हो जाता है दोस्तों। एक आईबीएस होता है, आईबीएस जैसे कि पाचन में समस्याएँ आ जाती हैं कभी-कभी, या फिर मतलब अपच हो जाती है, तो इस वजह से भी कभी-कभी हमें डायरिया बन सकती है दोस्तों। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। बाकी अब बात करते हैं हम सिम्पटम्स के बारे में। बात करते हैं दोस्तों सिम्पटम्स के बारे में। तो दोस्तों जो डायरिया के जो लक्षण होते हैं वो बहुत ज़्यादा आम ही लक्षण होते हैं, जैसे कि कभी-कभी बहुत ज़्यादा पतला मल आना, या फिर बहुत ज़्यादा मल आना, बार-बार पेशेंट लैट्रिन के लिए जाता है, या फिर पेट में मरोड़ हो जाती है, या फिर दर्द होता है, ऐंठन से दर्द होने लगता है। पेशेंट को कभी-कभी उल्टियाँ भी आने लगती हैं और ऐसे हुक्काएँ वगैरह लगने लगती हैं, ठीक है ना दोस्तों। साथ-साथ में बुखार भी हो जाता है, कमज़ोरी और चक्कर भी रहेंगे उसको साथ। दोस्तों कभी-कभी पेशेंट को डिहाइड्रेशन भी हो जाता है। कभी-कभी ना बॉडी के अंदर पेशेंट को डिहाइड्रेशन का भी सामना करना पड़ जाता है, तो इसको बहुत सारी बीमारियाँ होने लगती हैं पेशेंट के साथ-साथ में। डायरिया के साथ-साथ में बहुत सारी बीमारियाँ भी हो जाती हैं। उसको हम किसी नई अलग वीडियो में बात करेंगे। बाकी अभी इस वीडियो में हम बात करते हैं ओनली फिर सिर्फ़ डायरिया के बारे में ना दोस्तों। दोस्तों इसके बाद में हम बात करते हैं अब ट्रीटमेंट के बारे में कि किस प्रकार से ट्रीटमेंट होता है डायरिया का, या फिर हमें क्या सावधानी अपनानी चाहिए, या फिर क्या प्रिकॉशंस हमें अपनानी चाहिए। और इसके साथ-साथ में हम दोस्तों बात करेंगे कि हॉस्पिटल में क्या-क्या ट्रीटमेंट होते हैं। आम वाला ट्रीटमेंट हम बात करेंगे, ज़्यादा ऊँचे लेवल का बात नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा ऊँचे लेवल का बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट होते हैं जो कि पेशेंट के अनुसार ही हमें अपनाने होते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं अब ट्रीटमेंट के बारे में। तो दोस्तों ट्रीटमेंट में सबसे पहले दोस्तों हमें देखना होता है कि किस प्रकार का ट्रीटमेंट हमें करना है, पेशेंट किस प्रकार से ग्रसित है, या फिर किस प्रकार से उसको प्रभावित हुआ है डायरिया से। तो दोस्तों जैसे अगर पेशेंट कम ही ज़्यादा मतलब डायरिया नहीं है उसको, तो ओनली आप ओआरएस से भी उसे कंट्रोल कर सकते हैं दोस्तों। बाकी जैसे कि अगर छोटा बच्चा है तो उसको आप जिंक की टैबलेट 10 से 12 दिन चला सकते हैं, तब पेशेंट ठीक हो सकता है। या फिर उसको खाने में पेशेंट को आपको हल्का खाना खिलाना चाहिए। पेशेंट को हल्का खाना खिलाएँगे, या फिर मतलब अगर कुछ टाइम के लिए 2 से 4 घंटे, 8 घंटे का अगर पेशेंट कुछ नहीं खाएगा तो बहुत ज़्यादा, आधे से ज़्यादा डायरिया इससे ही ठीक हो जाएगी। बाकी आप जैसे कुछ प्रिकॉशंस अपनाएँगे, ओआरएस का घोल पिलाना चाहिए पेशेंट को, और बाकी जैसे कोई तला भुना नहीं देना चाहिए खाने में उसको,
यदि ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है पेशेंट को, अगर ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है तो कभी कभी डॉक्टर की सलाह भी लेनी चाहिए। डॉक्टर की सलाह से, क्योंकि डॉक्टर कभी कभी एंटीबायोटिक्स भी दे देता है और एंटीबायोटिक्स की वजह से भी कभी कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं पेशेंट को, इस वजह से एंटीबायोटिक्स देनी ज़्यादा ज़रूरी पड़ जाती है यहाँ पे दोस्तों। और कभी कभी पेशेंट अगर ज़्यादा सीरियस हो जाएगा तो उसे आईवी फ्लूइड भी देना पड़ सकता है दोस्तों। आईवी फ्लूइड देने के लिए आप खुद ही आईवी फ्लूइड नहीं दे सकते। आईवी फ्लूइड देने के लिए आपको या तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, और हॉस्पिटल नहीं जाएंगे तो आप ऐसे ठीक नहीं हो पाएंगे। कभी कभी ऐसा हो जाता है, अगर सीरियस ज़्यादा पेशेंट हो गया तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी पड़ सकती है। इसलिए आपको सबसे पहले मैं यही सलाह दूंगा कि बिना डॉक्टर की सलाह से आप कोई भी मेडिसिन ऐसे ना लें। अब मैं थोड़ा सा आपको वीडियो में आगे बढ़ते हुए बताता हूँ कि जैसे हॉस्पिटल में क्या क्या आम टैबलेट्स या दवाइयाँ चलती हैं, वो मैं इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ आगे। तो बात करते हैं हम नेक्स्ट कि हॉस्पिटल में कैसे दवाइयाँ देते हैं डॉक्टर्स। तो दोस्तों देख सकते हैं आप यहाँ पे, हमने यहाँ पे कुछ मेडिसिन्स लगा रखी हैं दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे कुछ मेडिसिन्स हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं हॉस्पिटल में क्या क्या ट्रीटमेंट होता है। तो दोस्तों कभी कभी जो डॉक्टर्स होता है वो स्टेट में कभी कभी लोफ्रामाइड 2 कैप्सूल्स खिला देता है स्टेट में, क्योंकि ऐसा होता है कि कभी कभी ज़्यादा डायरिया होता है तो हमें 2 कैप्सूल खिलाने पड़ सकते हैं। साथ साथ में कोई डॉक्टर्स जो होता है वो मेट्रोनडाज़ोल, आपने नाम सुना होगा, मेट्रोजेल 400 का, वो साथ साथ में टीडीएस में खिला देते हैं। और दोस्तों कुछ मेडिसिन्स ऐसी होती हैं जो इस डायरिया के साथ साथ में जैसे सपोर्टेबल में चलानी पड़ती हैं, जैसे कि आपको इंट्राकोनाल हो गया, नॉरफ्लॉक्सटिज़ाइड हो गया, या फिर पेंटो डीएसआर हो गए, ये कैप्सूल्स। ये सारी दवाएं कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ये सपोर्टेबल में चलानी पड़ती हैं साथ साथ में, ठीक है ना दोस्तों। इसकी जो डोज होती है वो टीडीएस में हो जाती है एडल्ट में, इसकी भी डोज टीडीएस में रहेगी, और नॉरफ्लॉक्सटिज़ाइड की है वो बीडी में रहेगी, ठीक है। और पेंटॉप डीएसआर की भी बीडी में हो जाती है। किस कभी कभी पेशेंट को ओरली पहले मॉर्निंग में भी खिलवाना पड़ सकता है। अगर ज़्यादा गैस बन रही है पेशेंट को तो आप बीडी में भी दे सकते हैं इसको। बाकी दोस्तों इस वीडियो में हम थोड़ा अभी इतना ही बताएंगे। अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप मुझे कमेंट कीजिए, जिससे कि मैं अच्छे से डिटेल में इस वीडियो को ला सकूं। बात करते हैं अब प्रिकॉशंस की। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिकॉशंस की। तो दोस्तों प्रिकॉशंस देखने के लिए आपको जैसे कि कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि पेशेंट को आप उबाल के पानी रख दें, उसके बाद में वो फ़िल्टर वाला पानी बन जाएगा, उससे आप दे सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। और फिर ऐसा होता है कभी कभी, मतलब पेशेंट को आप गंदे स्थानों पर ना रखें, उसे गंदगी से थोड़ा दूर रखना चाहिए। और उसको कच्चा पक्का खाना नहीं खिलाना चाहिए दोस्तों, ठीक है। और उसके टाइम टू टाइम हाथ धुलाने चाहिए। अगर खाना खाने से पहले हाथ धोएं और खाना खाने के बाद में हाथ धोना चाहिए। बच्चों की साफ़ सफाई रखना चाहिए, और घर में हमेशा ओआरएस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओआरएस का घोल आप अगर पिलाते रहेंगे तो आधे से ज़्यादा आप डायरिया को वैसे ही ठीक कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में, और ग्रुप्स जो कॉलेज वाले ग्रुप हैं आप उसमें शेयर भी कर सकते हैं दोस्तों को। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।